बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पार्टी और संगठन की मजबूती का दिया मंत्र। कहा, बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं, ये सामाजिक आंदोलन भी। बीजेपी की बैठक में जून 2024 तक बढ़ाया गया पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से लगी मुहर। अमित शाह ने की नड्डा के कार्यकाल की सराहना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, उनके देश ने भारत के साथ 3 जंग में मिली हार से सीखा है सबक। कहा, इससे मिली है गरीबी और बेरोजगारी। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्यसमूह की पहली बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर मंथन। भोपाल में T20 बैठक के आखिरी दिन कई अहम सत्रों में हुई चर्चा। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कल से तिरुवनंतपुरम में। कोविड वैक्सीन पर मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज। कहा, इन वैक्सीन का कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं, न्यूज रिपोर्ट को बताया भ्रामक। और कल से हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। चोटिल श्रेयस अय्यर श्रृंखला से बाहर। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ईशान किशन निचले क्रम में करेंगे बल्लेबाजी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी का संबोधन इस मायने में आज खास रहा कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को नए संकल्पों के साथ भविष्य की राह दिखाई, बल्कि ये भी आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता देश और समाज की सच्ची सेवा में जुटे, सिर्फ वोट जुटाने के बारे में ना सोचें। अमृत काल को विकास काल में तब्दील करने के लिए उन्होंने प्रण से जुटने की अपील की। 2 दिन तक चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन से जुड़े तमाम मसलों पर मंथन हुआ। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पार्टी को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया, तो साथ ही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कसने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हमें अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत की विकास गाथा में लगाए। पीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। पीएम ने पार्टी के लिए कई अहम सुझाव पेश किए, जिसमें बीजेपी के मोर्चों के कार्यक्रम सीमावर्ती इलाकों में करने, आकांक्षी जिलों के विकास में बीजेपी कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ाने और आकांक्षी जिलों में कार्य गति से होने पर जोर दिया। पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हमारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करे। पीएम ने धरती माता की पुकार सुनने और प्राकृतिक खेती जैसे कदम अपनाने को कहा। पीएम ने यह भी कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है, इसलिए इन युवाओं में जागृति तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में 400 दिन का समय बचा है, इसलिए हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ जुड़ना है। उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो। हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है,
ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधन न केवल नेताओं के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला था। शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्तावों और नए संकल्पों के साथ आज समाप्त हो गई। कार्यकारिणी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। बैठक में पार्टी ने कई राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पास किए। 2 दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ा फैसला हुआ अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का। पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जून 2024 तक नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। अमित शाह ने जेपी नड्डा के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा चुनाव हुए, जिसमें 72 से ज्यादा जगह चुनाव जीते हैं। अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोकसभा प्रवास योजना के तहत जुटने को कहा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य उभर कर आ रहे हैं। बैठक में पार्टी ने राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में बताया गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत 2014 में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज यूके को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले जो नीतियां बनाई जाती थीं वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 को लेकर अपना वक्तव्य दिया, तो साथ ही गरीब कल्याण पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने वक्तव्य पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है कि G20 का अध्यक्षता केवल उनका व्यक्तिगत या भारत सरकार का भूमिका नहीं, पूरा देश का ये एक अवसर बनता है। और जो थीम बनी है वासुदैव कुटुंबकम, कि दुनिया भर की जितनी मुद्दे हैं, जितने समस्याएं हैं, हम सब उसको मिलकर मुकाबला करें। 8 वर्ष पहले जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को समर्पित सरकार होगी। और आज 8 वर्ष के बाद यदि हम देखें तो गांव को, गरीब को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। कुल मिलाकर बीजेपी की 2 दिन की ये बैठक न केवल संगठन के लिहाज से अहम रही, बल्कि उसने विरोधियों को भी साफ कर दिया है कि वो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है।
पार्टी का जोर बूथ की मजबूती और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की है। शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 की बुनियादी ढांचे पर कार्यसमूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हो गई। वहीं भोपाल में आखिरी दिन आज भी कई अहम सत्र आयोजित किए गए। वहीं G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्यसमूह की पहली बैठक बुधवार से केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हो गई। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। प्रतिनिधियों ने समावेशी परिवर्तनों को अंगीकार करने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही निजी क्षेत्र से वित्त आकर्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि एशियाई विकास बैंक शहरी क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण उपायों के लिए एक रूपरेखा विकसित कर रहा है। In the afternoon, we went to Pune University, where the workshop was organized by the Asian Development Bank. The workshop was focused on attracting private finance for infrastructure development in urban cities. The idea of having that workshop is to get inputs into the main theme that we are working on. So they deliberated on various financing models that are successful across the globe. They gave successful examples from different countries like US, about Mexico's successful municipal bond program. So that was very helpful. मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 बैठक के आखिरी दिन आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। 2 दिन की बैठक में दुनिया के तमाम देशों के मंत्री और विषय विशेषज्ञ पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन के संबंध में विचार विमर्श किया। पहले 2 प्लेनरी सेशन, एक राउंड टेबल बैठक और एक वैलिडिटी सेशन तय किया गया है। इस 2 दिवसीय बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन पर देश विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया गया। G20 बैठक में आए प्रतिभागी मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और खान पान से भी परिचित हुए। सबसे पहला मुद्दा यही था कि जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल पैरामीटर्स, इंडिविजुअल सोच और उससे संबंधित मुद्दों पर लाइफ में हम बिहेवियरल चेंज कैसा लेके आ सकते हैं उसकी एक करीब चर्चा हुई। दूसरा, जो हमारे आपसी पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, उन सब देशों की जो वित्तीय आवश्यकता है उनको हम किस ढंग से G20 के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, हम लोग क्या सोच सकते हैं जिसके माध्यम से वो इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। G20 भारत स्वास्थ्य G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक बुधवार से 20 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। इस दौरान भारत कोविड महामारी से लड़ाई के लिए प्रौद्योगिकी पर ट्रिप्स यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के पक्षों से छूट दिए जाने पर सहमत बनाने पर जोर देगा। With respect to multiple activities which are happening with the G20, health has taken its prime place or the primacy because of the fact that world at large has understood that without a sustainable health framework, it would definitely be impossible for even to have the required economic stability. हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आने वाले मेहमान अगले 3 दिनों तक गॉड ओन कंट्री में यहाँ की खान पान और संस्कृति से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही मेडिकल ट्रैवल वैल्यू के तहत आने वाले पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक पहलुओं से भी अवगत होंगे। G20 नए विचारों पर आगे बढ़ने और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। G20 के कई लक्ष्यों में एक लक्ष्य सतत विकास को भी हासिल करना है, जिसे लेकर बैठकों के माध्यम से मंथन जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ पुणे से मेघना, भोपाल से अजीत द्विवेदी और तिरुवनंतपुरम से नितेन सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गंगा विलास के विदेशी सैलानियों ने आज पटना के ऐतिहासिक गोलघर और बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया। विदेशी सैलानियों ने बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। सैलानियों ने संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को देखा। गोलघर का भ्रमण करने के बाद सैलानियों ने कहा कि वे यहां आकर बहुत खुश हैं। Incredible. A lot of people. It's very warm welcome. It's great.
और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुस्तैद तरीके से काम कर रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के सर्वे इंस्पेक्टर आरसी पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने। एमवी गंगा विलास पटना से अब सिमरिया की ओर बढ़ रहा है और किस तरीके से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहां पर काम कर रहा है कि सुरक्षित यात्रा को लेकर के हमारे साथ इस समय सर्वे इंचार्ज हैं आरसी पांडे जी, उनसे पूछते हैं। सर, अभी ये जो यात्रा है चल रही है ये अभी कहाँ आज पड़ाव करने वाली है और फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी आज का हमारा पड़ाव बाढ़ होगा। जो है बाढ़ हम लोग रुकेंगे 893 चैनल 955 से चले हैं तो गंगा विलास जा रहा है। इसके लिए हम अभी जो है 2 टग और एक हमारा सर्वे जहाज चल रहा है और ये गंगा क्रूज को कितना सेफ्टी से कैसे निकालें, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। पानी कहाँ कैसे है क्या है हम तो अपना सिस्टम से देखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी से उस क्रूज को पहुँचाया जाए। फिर आगे ये बढ़ेगा डिब्रूगढ़ जो कि 52 या 54 डेज का इसकी यात्रा है। तो ये पानी का भी कितने लेवल पे चल रहा होगा और यहाँ पे जो जलीय जीव होते हैं जैसे कहते हैं कि उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भी ध्यान दिया जाता होगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये यात्रा जो चल रही है इनमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, पूरा इसको मेंटेन किया जाता है और खास करके जैसे डॉल्फिन होती है, जैसे हमारे जहाज चल रहा है ना, तो इसकी आवाज़ से वो लोग डीप वाटर में चले जाते हैं। जैसे इस समय हम चल रहे हैं यहाँ 4 से 5 मीटर पानी है। हमारा जो क्रूज चल रहा है मेरे को जो है केवल 1.5 मीटर की आवश्यकता है। हमने देखा कि जो यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं या फिर जो फल हैं या फिर और जो जरूरी सामान है वो आपकी सहायता से आप लोग डॉक तक पहुँचा रहे हैं वहाँ। उसके बाद फिर उन लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाए। कार्गो का भी हमारा चल रहा है। अभी जैसे RN टैगोर जो है एक इस समय जो है कंटेनर लेकर के आज बनारस से सेल करके इधर आ रहा है कलकत्ता के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक को जितना सहूलियत हो उतना हम लोग दें। जो जलीय मार्ग है इसमें जिस प्रकार से यात्रा इस प्रकार से हो रही है, आपको लगता है इससे टूरिज्म बढ़ेगा और लोग भी इसमें आएंगे? अब ये जो है जैसे फर्स्ट एक बार चल जाएगा तभी तो विदेशी सैलानी आ रहे हैं। कुछ हम लोग का प्लानिंग और चले जैसे कि उसमें जो हमारे इंडियन है वो भी चलेंगे। ये भी यात्रा जल्दी प्रारंभ होगी। ये थे आरसी पांडे जी जो कि यहाँ पे सर्वे इंचार्ज है। उनका कहना है कि साइंटिफिक तरीके से इसका पूरे तरीके से पहले निरीक्षण किया गया है, उसके बाद यात्रा शुरू हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो यात्रियों को, उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज। और भारतीय क्रिकेट टीम अब न्यूजीलैंड की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सीरीज का आगाज से एक दिन पहले चोट के कारण बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सीरीज से बाहर होना पड़ा है। अय्यर की जगह रजत पाटीदार को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब टीम इसी बुलंदी पर अपनी अगली सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है उतरने के लिए तैयार है। केएल राहुल और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में कुछ बदलाव वनडे सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। वैसे पिछली सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा हो या विराट कोहली या फिर टीम का मध्यक्रम, सभी ने अपने बल्ले से बहुत प्रभावित किया। वहीं गेंदबाजी में उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो बल्लेबाजी में फिल एलन, डेवन कॉनवे और टॉम लैथम टीम की ताकत हैं। माइकल ब्रेसवेल इस समय शानदार लय में हैं और गेंद और बल्ले से लगातार कमाल कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 वनडे मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 55 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन पिछले 10 एक दिवसीय मुकाबलों की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जहाँ टीम को सिर्फ 1 जीत मिली है। वहीं 6 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर विश्व कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी को देखते हुए एक और बेहतरीन सीरीज सामने है, जहां दोनों ही टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को परखने का शानदार मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को संतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि ईशान किशन निचले क्रम में बल्लेबाजी करेंगे। Going into the series, it's pretty simple for us. We just want to keep improving as a team and try and fine tune all the things that we have in front of us in terms of
our batting, bowling, and fielding as well. Great opportunity, great opposition. So we can challenge ourselves to come out and achieve what we want to achieve as a team here. And we saw, New Zealand is a very good team. They're coming off from a good series victory in Pakistan. So obviously they're playing some good cricket. So it will be challenging for us to come out and execute what we want to execute. In terms of Ishan, yeah, he'll be batting middle order, and I mean, I'm glad he could get a run here after that fine knock in Bangladesh. बात हॉकी की। हॉकी वर्ल्ड कप में आज पहला मुकाबला दक्षिण कोरिया बनाम जापान के बीच खेला गया। इस मैच में कोरियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और जापान को 2-1 से हरा दिया। हॉकी वर्ल्ड कप में कोरियाई टीम की यह पहली जीत है, जबकि जापान की टीम दूसरा मुकाबला भी हार गई, जिससे उनका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया है। वहीं दिन के दूसरे मैच में बेल्जियम का सामना जर्मनी से था। दोनों टीम के बीच खेला गया यह मुकाबला ड्रॉ रहा। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में बेल्जियम और जर्मनी 2-2 की बराबरी पर रही। लेह में आज खेले गए सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी की टीम ने बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में आईटीबीपी का सामना लद्दाख की टीम से था, जहां आईटीबीपी की टीम 7-2 से जीतने में कामयाब रही। इस मौके पर लेह के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहब मौजूद थे, जिन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय के कर्मचारियों का लंदन में पोंगल मनाने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कई अधिकारियों को केले के पत्तों पर पारंपरिक भोजन खाते हुए देखा जा सकता है। ब्रिटेन के पीएम ने इस अवसर पर लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने दुनिया भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिव्यांग छात्र पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। पीएम के पिछले संबोधनों का उल्लेख करते हुए उनका कहना है कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखकर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, जिससे मैं कुछ कर सकूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सी जो योजनाएं चलाई दिव्यांग लोगों के लिए। परीक्षा के कार्यक्रम देखकर मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया है कि मैं आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहूँगा और देश की सेवा करना चाहूँगा। जो नए कार्यक्रम आए उन कार्यक्रम को देखकर हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पंजाब के छात्र भी काफी उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी छात्राएं बताती हैं कि उन्हें पीएम के मंत्रों से परीक्षा में बहुत सहायता मिली। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब मुझे परीक्षा पे चर्चा में जाने का मौका मिला। मेरी प्रिंसिपल मिस सुप्रिया खुराना ने मुझे बहुत प्रेरित किया और उस अवसर के दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मिलने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आखिर में मैं सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बड़े अवसर पर जाने के लिए प्रेरित किया। मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कैसे हम अपने एग्जाम्स में स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो मैं अपने स्कूल का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया था। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने छात्रों के जीवन में अहम भूमिका निभाई है। वहीं अध्यापकों की छात्रों को सलाह है कि वो परीक्षा का खौफ अपने ऊपर हावी ना होने दें। कितना ही प्रेशर आप लोगों के माइंड में चल रहा है एग्जाम्स को लेके, तो सबसे बड़ी बात ये ज्यादा इसको सोचना नहीं है। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, दूसरी आता आपको सब कुछ है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है क्योंकि जब सब कुछ आता होता है तो हमें यह डर होता है कि यार इसको हम क्या करें। तो आपने इसको सिस्टमाइज मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है वो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। क्या करो, आइदर आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर बोर्ड के एग्जाम के हर सब्जेक्ट का एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स में कितने मार्क्स का एग्जाम आएगा। तो उसको आप डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी करो। उसके बाद चेक करो कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, उस पर ज्यादा फोकस्ड करो
और फिर धीरे धीरे उसको सिस्टमाइज करो। ये सिंपल सी बात आपने करनी और कुछ नहीं करना। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।